क्या कि बेटा आप इस लेंस को आगे भी ले जा सकते हो, आगे जा सकते हैं, पीछे। अब इससे जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये किसके बराबर थी? कल एफपी के बराबर थी। अगर आप इस लेंस को उठा के थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो ये एफपी कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमने क्या कर लिया, कल वाले काम को जो है सर वो हम क्या कर रहे हैं, कल वाला काम जो था, आज का जो मेरा काम है वो दोबारा से किसको करना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दो केस हैं। केस नंबर 1 जो कल करा था, दैट वाज नॉर्मल एडजस्टमेंट, कि लेंसेज को बस क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। आज कर रहे हैं फाइन एडजस्टमेंट, जिसमें हम इमेज को देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज काम जो है वो हम करने चले हैं। वही 5 सवाल जो आपने हर डिवाइस में जाने हैं, उसके बारे में काम जो है ना वो करना है आपने। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। 2 सवाल तो नाम से ही बन जाते हैं। वर्ड जो है सर वो हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, इसके बारे में चर्चा जो है ना वो आपने करनी है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है। ठीक है, टेलीस्कोप जानते ही हैं कल से कि टेलीस्कोप क्या है, कि दूर के ऑब्जेक्ट्स जिनको आप नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको दिखाने में जो मदद करता है उसका नाम क्या है सर? टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब तुमने मुंह ऊपर उठा रखा है, मुंह ऊपर उठाने का मतलब आप स्पेस की बॉडीज जो है उनको देखना चाहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर है। बात नंबर 1 टेलीस्कोप नाम क्यों है, बात नंबर 2 एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है। अब इसमें जो हमने आज काम करना है सर, वो काम जो होगा वो किसका होगा? फाइन एडजस्टमेंट का। और ज्यादातर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना है तो सर वो किसका ही आना है? फाइन एडजस्टमेंट का ही आना है। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस के आने के चांसेस ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें आप अपनी इमेज को क्लियरली देख पाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो मैं जानना चाहता हूं। टेलीस्कोप का मतलब क्या है सर? टेलीस्कोप का छोटा सा मतलब है कि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल का छोटा सा मतलब क्या है सर? कि आप स्पेस की बॉडीज जो हैं उनको क्लियरली देखना चाहते हैं। अब ये वर्ड जो फाइन एडजस्टमेंट है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो सर फाइन एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा होता है? इनफाइनाइट पे। और इमेज जो है सर वो हम चाहते हैं कि वो इमेज जो है वो कहां बन जाए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। ठीक है, स्मॉल डी पे अगर मेरी इमेज बन रही है तो ये जो केस है सर वो किसका है? फाइन एडजस्टमेंट। दोनों कल कहां थे? ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है ही, इमेज भी अगर इनफाइनाइट पे बन रही है तो वो केस किसका था? नॉर्मल एडजस्टमेंट का, जो हमने कल डिस्कस करा। इनफाइनाइट वाले की इमेज फोकस पे, फोकस वाले की कहां? इनफाइनाइट पे। ये कल बहुत बेसिक सा काम हम कर चुके हैं। आज वाला काम क्या करना है? लेंसेज को ऐसे प्लेस करना है कि अब जो इमेज है वो कहां मिले आपको? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये काम जो है वो हमने करना है। इस काम को करने के लिए जब हम आगे चले तो चीजें जो है हमने करनी क्या है। मान लो नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैं डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे लिए। तो काम करना क्या कुछ है, बड़े ध्यान से आपने चीजें समझनी है। और ये चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ होंगी, गौर करें। तो पहले जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव, वो बातें तो हमें क्लियर ही है सर कल से, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या होता है? लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ। नाम ऑब्जेक्टिव क्यों पड़ता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। ठीक है, तो बात नंबर 1 जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये जो लेंस है इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव है। खास बात क्या है कि सर इसका अपर्चर जो है वो कैसा है? लार्ज अपर्चर। और अगली अगर मैं बात करूं तो लार्ज ही क्या है? फोकल लेंथ है। लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, ये जो काम है ये सर किसने करा है? ऑब्जेक्टिव ने। ऑब्जेक्टिव लेंस नेचर में कैसा है? कन्वेक्स लेंस है, हैविंग लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। अपर्चर लार्ज क्यों होता है वो मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। इनफाइनाइट से आने वाली रेज संख्या क्या हो जाती है? कम। वो जितनी ज्यादा लेंस पे डलेंगी उतनी ब्राइट क्या बनेगी? इमेज बनेगी। खिड़की का साइज छोटे की बजाय क्या रखा जाता है? बड़ा, ताकि मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर नंबर ऑफ लाइट्स जो वो क्या कर सके? एंटर कर सके। वही काम हमने यहां पे लिया है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम किसको देखना चाहते हैं? सन को, स्टार्स को, स्पेस बॉडीज को, और वो हमसे काफी दूर हैं। काफी दूर का छोटा सा मतलब क्या है? वो इनफाइनाइट पे हैं। अगर वो इनफाइनाइट पे हैं, उनको हम देखना चाहते हैं, तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे लेंस पे डल सकें, इस वजह से हमने इस लेंस के अपर्चर को क्या रखा है? ज्यादा रखा है। ठीक है, इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो है बेटा वो हम सब जानते हैं कि वो कैसी होती है? पैरेलल। और वो जो पैरेलल रेज आ रही है, मैंने आपको कल भी समझाया था, आज दोबारा बता रहा हूं कि ये एंगल जो है वो आपने क्या रखना है? कम एंगल जो है ना वो हमने रखना है। क्योंकि एंगल, अगर ये अल्फा एंगल जो है वो आपको पता ही है, कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एंगल है सर ये क्या है? अल्फा। अगर इसको कम रखोगे तो इमेज काफी आगे बनेगी। इमेज आगे बनेगी तो वो दिखेगा कि फोकल लेंथ जो है वो क्या है? ज्यादा है। आप ज्यादा रखोगे तो वो यहीं बन जाएगी। नहीं बनानी है आपने, कहां बनानी है? काफी आगे जाके बनानी है। दूसरी बात, जो डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए काम करा था वो मैंने आपको क्या बताया था कि सर हमने जो लाइट रेज हैं वो थोड़े से गैप पे बनानी है,
और थोड़े से गैप पे बढ़ाने के पीछे का कारण जो है सर वो क्या है, ताकि डायग्राम जो है वो अच्छा बन सके। और इनफाइनाइट से जो रेज आई वो कैसी आई सर, पैरेलल। और पैरेलल आने वाली रेज जो है सर वो जाके एक पॉइंट पे मिलती हैं, और जिस पॉइंट को जो नाम दिया जाता है सर वो नाम क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो ये जो रेज हैं ये यहां पे जाके मिली, ठीक है। इस वाली इमेज को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, ए डैश, और यहां पे नाम क्या दे दिया, बी डैश। और जो ये पॉइंट होता है सर इसको क्या नाम दिया जाता है, फोकस नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको कल हमने जैसे करा था वही काम जो है वो आज हम इसके साथ लिख रहे हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे कि ये जो रेज हैं सर इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो थोड़ा सा पीछे से क्या दिखाएंगे, डॉटेड। ये रेज जो है वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, तो हल्की हल्की आपने क्या दिखा दी है, डॉटेड दिखा दी है। इनफाइनाइट से क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस की बॉडीज है, और स्पेस की जो बॉडीज होती हैं वो कहां है, हमसे बहुत ज्यादा दूर, और बहुत ज्यादा दूर अगर हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से रेज पैरेलल आती है, ये बात 10वीं में भी आपने पढ़ी है। इनफाइनाइट से रेज जो है वो पैरेलल आई, पैरेलल आने वाली रेज को ये कन्वेक्स लेंस मिला देता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस होता है। ये बात कल भी जानते हो, आज भी सेम काम करा। अच्छा, मेन बात जो सर हम लिखना चाहते हैं वो क्या, कि सर ये जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, एफ नोट, क्योंकि ये क्या है, फोकस ही तो है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी जो है सर वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसकी है, ऑब्जेक्टिव की, इसलिए नाम जो है वो क्या रखा गया है, एफ ओ नाम रखा। एफ का मतलब फोकल लेंथ, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। इतनी चीजें जो हैं सर वो हम सब जानते हैं। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक के काम में, पूछ लो भाई। ठीक है, ये लेंस जो है ये लेंस ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि किसकी तरफ है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ है। अगली बात, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे। क्यों रखा है इनफाइनाइट पे, बहुत दूर की बॉडी है, सन स्टार्स को हम देखना चाहते हैं, तो वो जो बॉडी है वो कहां है, काफी दूर है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है। इनफाइनाइट से रेज आई पैरेलल, पैरेलल आने वाली रेज एक पॉइंट पे मिलती है जिसका नाम क्या है, फोकस। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की। ये काम आपने यहां पे कर लिया। कल आपने एक दूसरा लेंस बनाया था जिसका नाम क्या था, आईपीस। ठीक है, कल आपने, पहले कल वाला काम बताता हूं फिर आज वाला करेंगे। ये छोटा लेंस बनाया था, कल एडजस्टमेंट ऐसे करके गए थे कि ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आईपीस का भी फोकस है और किसका भी फोकस है, ऑब्जेक्टिव का भी। आज जो है, अच्छा मैं एक बात समझा चुका हूं क्रिश, वो क्या, कि बेटा आप इस लेंस को आगे भी ले जा सकते हैं और कहां ले जा सकते हैं, पीछे। अब इससे जो दूरी है, ये जो दूरी है ये किसके बराबर थी, कल एफपी के बराबर थी। अगर आप इस लेंस को उठा के थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो ये एफपी कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो हमने क्या कर लिया, कल वाले काम को जो है सर वो हम क्या कर रहे हैं, कल वाला काम जो था, अब हमने लेंस जो है वो यहां से हटाया और इस लेंस को आगे की तरफ जो है वो हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप इस लेंस को थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे जो है वो शिफ्ट कर दोगे तो चीजें जो है बेटा वो आपके पास क्या बनेंगी, कि कल जो था सर इसका ऑप्टिकल सेंटर ये क्या था, ओ डैश था, इसका फोकस यहां पे आ रहा था, लेकिन अब जो इसका फोकस है वो कहां चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बन गई बात जो तुम्हें चाहिए थी, कि अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। सबसे पहला काम सिंपल माइक्रोस्कोप, बताया था हर जगह यूज होगा, यूज कर रहे हो, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ये इसका क्या है, फोकस है, और ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बीच में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसी, एनलार्ज। और कहां बनेगी उत्तम, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इतना सही तो काम पढ़ा था उस दिन, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज जो बनी वो कहां बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कैसी बनी, वर्चुअल, कैसी बनी, इरेक्ट, और कैसी बनी, एनलार्ज। सारे बच्चे जानते हैं। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला जो है स्पर्श, वो क्या होता है भाई, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, 1 प्लस डी बाई एफ। डी छोटा है और एफ जो है वो क्या है, उस लेंस की फोकल लेंथ। सारे जानते हो इस बात को, कि अगर लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, 1 प्लस डी, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ, किसकी, उस लेंस की जिसने ये काम करा है। ठीक है जी, अब काम जो वो क्या पता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, कि रेज जो है वो आपको क्या पता है, ये ऑब्जेक्ट रखा था, एक रे जो है बेटा वो तो कैसी जाती है, पैरेलल। एक रे जो है वो कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। मानते हो आप इस बात को, कि एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है सर वो तो सीधी चली जाती है। डायग्राम को अच्छा बनाना है तो मैंने क्या बताया था, पहले इस वाली रे को कहां खींच लो, पीछे की तरफ। इस वाली रे को थोड़ा सा आप अगर पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये रे जो है वो यहाँ पे इस तरीके से चलेगी भाई। ठीक है, ऐसे बना ली। मान लो यहाँ पे इमेज बनानी है तो इस वाली को पहले कहां भेजो, यहाँ पे भेजो, और इसको जो है फिर कहां पे, सीधा जो है वो आपने आगे भेज देना है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डायग्राम जो है बेटा वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो है सर ये क्या है, ये एरोज हमने लगा दी, ये हमारी आई है, यहां से जो है वो हम देखने लग रहे हैं, इस तरीके से काम हो गया है। और हमारी जो फाइनल इमेज बनी है ये जो है हमारे पास क्या बन गई है, फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज का नाम जो है सर वो हमने क्या रख दिया, A डबल डैश B डबल डैश। और अगली जो चीज है वो हम जो जानते हैं वो खुशबू क्या है कि सर ये जो इमेज बनी है ये कहां बनी है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो इमेज बनी है ये कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। कल मन में सवाल आना चाहिए था कि सर इनफाइनाइट वाली इमेज को कैसे देखेंगे, बेटा देखनी नहीं वो तो आप लेंस को थोड़ा सा ही कहां करोगे आगे, पहले जो इमेज कहां बन रही थी इनफाइनाइट पे, वो आज कहां बन गई है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इनफाइनाइट वाली को क्यों देखना है जब हम किस पे देख पाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस वाले को। तो आप हल्का सा ही लेंस को जहां पे कल लेंस रखा था उसको कहां कर दिया, ऑब्जेक्टिव की तरफ करा, तो ये फोकस वाला पॉइंट कहां चला गया आगे। तो अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि फाइनल जो इमेज बनी है सर वो कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लॉजिकल है यहां तक की सारी बातें, ठीक है। अगली जो बात है सर, ये वाला जो लेंस है ये क्या कहलाता है, दिस लेंस इज योर आई पीस। और कल की चीजों से ही हमें पता है कि सर इसका जो अपर्चर है ये क्या होगा, स्मॉल अपर्चर होगा, और स्मॉल ही क्या होगी, फोकल लेंथ। ये आई पीस है, और आई पीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज हैविंग स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। क्यों होती हैं वो चीजें वो हम लास्ट में दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब मन में सवाल आया कि सर कल वाला बेटर या आज वाला, इस चीज का प्रूफ मिलेगा थोड़ी देर के बाद। हालांकि बेटर तो तुम्हें पता है, लीस्ट डिस्टेंस वाला जो केस है वो क्या होता है, बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, मैथमेटिकली प्रूव करना है, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक के जो सवाल हैं टोटल 5 सवाल बनने चाहिए। बात नंबर 1, टेलीस्कोप क्यों, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। एस्ट्रोनॉमिकल क्यों, स्पेस की बॉडीज हैं। लेंस कितने हैं, 2, दोनों कैसे हैं, कन्वेक्स। एक का नाम ऑब्जेक्टिव, जो बोलेगा नंबर आएंगे। एक लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो कैसा है, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज अपर्चर क्यों, ताकि लाइट रेस ज्यादा डले, इमेज कैसी बने, ब्राइट इमेज बने। जानते हैं सारे इस बात को। लार्ज अपर्चर होने का दूसरा कारण भी है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं, जैसे कल करी थी। अगली जो बात है, इस पे जो रेज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, इनफाइनाइट से। क्यों आ रही है इनफाइनाइट से, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। इनफाइनाइट से आने वाली रेज कैसी होती हैं, पैरेलल। पैरेलल जो रेज आती हैं जाके मिलती हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम क्या है, फोकस। अब एडजस्ट किसको करना है, आई पीस को। क्या हम इन लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई पीस जो है वो क्या है, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। क्यों है ऐसा वो भी जानेंगे, कल भी जान चुके हैं, दोबारा बात करेंगे। लेंस कल जहां रखा था सर उससे थोड़ा सा ही आगे करो, तो अब जो ये इमेज है जो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, वो इसके कहां रखी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और इस बात को पढ़ते हुए हमें काफी समय हो चुका है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। और एनलार्ज ही जो है वो आपका पर्पस है। आर्यन यहां तक की चीजें क्लियर है, समझ आ रही है बेटा बात। अब मन में सवाल क्या है कि इसकी फोकल लेंथ लार्ज क्यों और उसकी फोकल लेंथ स्मॉल क्यों, ठीक है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसको जानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को। हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। फाइन एडजस्टमेंट का केस क्लियर है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा है, इनफाइनाइट पे, और इमेज जो है वो कहां रखी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारा पर्पस है। हेडिंग डाल चुके हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो कल ही बात हमने कर ली थी। कल जो बात है वो हमने किसकी कर ली थी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखवाया था, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आज क्या लिखोगे, फाइन एडजस्टमेंट। केस डालेंगे, केस जो है वो आज हम कौन सा करने जा रहे हैं, फाइन एडजस्टमेंट का। फाइन एडजस्टमेंट हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखोगे, लिखें, फाइन एडजस्टमेंट का केस लिखेंगे। When object is placed at infinite, when object is placed at infinite, and when object is placed at infinite, object is placed at infinite and image is formed, and image is formed, image is formed at least distance of, image is formed at least distance of distinct vision, image is formed at least distance of distinct vision। least distance of distinct vision जानते हो,
25 सेंटीमीटर जो है ना वो आपके पास होता है। मानते हो आप इतनी बातों को? इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लॉजिकल है यहां तक की बात। कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहोगे तो कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, 2 कन्वेक्स लेंस है, एक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव, और एक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ, हेडिंग डालें कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses. It consists of 2 convex lenses. One is objective. It consists of 2 convex lenses. It consists of 2 convex lenses. One is objective of large aperture and large focal length. One is objective of large aperture and large focal length. Large aperture and large focal length. And another eyepiece of small aperture and small focal length. ठीक है, जानते हो इस बात को, तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं रही है ये तो, कि एक जो है वो लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ है और एक जो है सर वो कैसा है? स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ है। अब वर्किंग प्रिंसिपल लिखो कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में गौतम जी क्या लिखोगे? रेज पैरेलल आ रही हैं, कहां मिल रही हैं? फोकस पे। आईपीस को एडजस्ट कर दिया कि अब ये जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और कहां है? फोकस के बीच में, ताकि फाइनल इमेज जो है वो कहां मिले? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कुमानी समझ आ रही है बातें? हेडिंग डालें वर्किंग प्रिंसिपल। क्या? रेज कमिंग फ्रॉम object, rays coming from object placed at infinite, rays coming from object placed at infinite are parallel which meet at a point known as focus. ठीक है, विच मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस। ठीक बात है भाई, ये कि रेज एक ऑब्जेक्ट से आ रही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से आने वाली रेज कैसी हैं? पैरेलल। और ये जो पैरेलल रेज हैं सर ये आके मिल गई एक पॉइंट पे जिसका नाम क्या है? फोकस है। चिराग यहां तक की बात ठीक लग रही है? अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है कि जो ये रेज आई थी वो पैरेलल थी और ये पैरेलल रेज जाके मिली कहां पे? फोकस पे। ठीक है, नाउ ए डैश बी डैश लिखो। नाउ ए डैश बी डैश विल एक्ट एज, now a dash b dash will act as an object, a dash b dash will act as an object for eyepiece, will act as an object for eyepiece, and eyepiece is so adjusted, क्योंकि आप जो छेड़ सकते हैं वो किसको? आईपीस को। आप इसको कहां कर सकते हैं? आगे पीछे। ठीक है, एंड आईपीस इज सो एडजस्टेड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सही बात है। आपने आईपीस को जो है नितिन वो कैसे एडजस्ट कर दिया? आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया कि ये जो है अब इसके कहां है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस so that its virtual erect and enlarge image, is formed, virtual erect and enlarge image is formed at least distance of distinct vision। लॉजिकल है बेटा यहां तक का काम कि भाई हमने आईपीस को ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि अब ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है,
ताकि फाइनल जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब यहां पे क्या डिफाइन करते हैं आदि हम, मैग्नीफाइंग पावर को। किसको डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो काम जो है वो सर हमने क्या करना है, हेडिंग डालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर को जो बेटा वो हमने कैसे डिफाइन करा था, स्मॉल एम से लिखते हैं इसको, डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम। मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम। और मैग्नीफाइंग पावर को अगर मैं स्मॉल एम से लिखता हूं तो स्मॉल एम जो है वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एम किसके बराबर होता है, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज वाले एंगल को क्या कहते हैं, बीटा। लिखवा दूंगा अभी, समझो ध्यान से। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बीटा किसका एंगल होता है बेटा, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। अल्फा किसका एंगल होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कब, व्हेन बोथ आर एट, वो केस किसका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। व्हेन बोथ आर एट इनफाइनाइट, ये केस किसका था, टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट का। आज क्या हो रहा है, इमेज जो है सर वो कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे। ठीक है, आपसे पूछा जाए डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, सर ये बताओ डिफाइन किसके लिए करूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहोगे तो डेफिनेशन में चीजें अलग हैं। ठीक है, बीटा बाई अल्फा ओके है, वो इमेज का एंगल है, वो ऑब्जेक्ट का एंगल है, लेकिन वो रखे कहां है, वो हर डिवाइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एम जो है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। हेडिंग डालो मैग्नीफाइंग पावर, ब्रैकेट में लिख लो एम, और उसके अंदर लिखें इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, ब्रैकेट में लिख लें एम, और इसके अंदर लिखें इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई, it is defined as ratio of angle subtended by image, angle subtended by image, ब्रैकेट में लिख लो बीटा, angle subtended by image to angle subtended by object, it is defined as ratio of angle subtended by image to angle subtended by object when image is at least distance of distinct vision, when image is at least distance of distinct vision and object was at infinite, बीटा एंगल है इमेज का, अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट का। इमेज कहां बन रही है सर, लीस्ट डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट जो है सर वो कहां पे था, इनफाइनाइट पे। इन दोनों का रेशियो जो है सर वो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर। ये तो जानते ही हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो एंगल क्या बनाया है, अल्फा। ये देव अल्फा है तो भाई ये भी वर्टिकल अपोजिट से कितना होगा, अल्फा। इमेज जो है ये है फाइनल इमेज जो लीस्ट डिस्टेंस वाली है, और इसने जो एंगल बनाया है सर आई पे वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर। सही है। अगले वाले स्टेप के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप जो है इसको क्या लिखते थे बेटा, पूरी ऑप्टिक्स में एक ही काम करा है कि सर बीटा जहां लिखा है वहां क्या लिख दो, टेंजेंट बीटा लिख दो, और जहां पे अल्फा लिखा है सर वहां पे क्या लिख दो, टेंजेंट ऑफ अल्फा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। अगला काम हमारा क्या होता था सर, बीटा वाली ट्राइंगल से बीटा निकालो, अल्फा वाली ट्राइंगल से अल्फा निकालो। इतनी बात उतार लो, फिर टेन बीटा और टेन अल्फा जो है वो लिख के खेल खत्म करेंगे बेटा। करते हुए चलें, शाबाश, बहुत बढ़िया। एम जो है वो बीटा बाई अल्फा है, और बीटा बाई अल्फा को जो है जी फिर हम क्या लिख लेते हैं, टेन बीटा और टेन अल्फा। इस तरीके से चीजें जो है उत्तम हमें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत की बात है यहां तक के काम में, नहीं है जी। ठीक है, अब ट्राइंगल उठानी है जिनमें बीटा और अल्फा जो है वो बने हुए हैं। तो टेन अल्फा वाली उठाऊंगा तो टेन अल्फा वाली ट्राइंगल तो एक ही है, अल्फा वाली तो हमेशा से क्या मिली है, एक। दिक्कत कहां आती है, बीटा वाली में। बीटा वाली में ज्यादातर जगह जो हमने कोशिश करी है वो क्या करी है कि सर जिसमें लीस्ट डिस्टेंस आता है ना, हम उस वाली ट्राइंगल को पकड़ते हैं। ठीक है, तो काम जो हमने क्या कर लिया, कौन सी ट्राइंगल पकड़ ली है, ए डबल डैश, बी डबल डैश और ओ डैश। क्योंकि यहाँ पे इमेज बनवाई जानबूझ के कहां पे है, लिस्ट डिस्टेंस पे, तो ट्राइंगल जो पकड़ेंगे वो भी कौन सी लेंगे, वही। ठीक है, तो अगर मैं किसके बारे में बात करता हूं सर, यहाँ पे अगर मैं चर्चा करना चाहूं, यही बना दूं इस ट्राइंगल को, तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हो रही होंगी। यहाँ पे बात करें तो ये एंगल जो है सर वो क्या है, अल्फा है, ये नाम क्या हो गया, ओ। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ए डैश, और ये नाम क्या हो गया, बी डैश। ये काम है। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाले को क्या कहते हैं, बेस। ये एंगल के सामने वाले को क्या कहा, परपेंडिकुलर, और साथ वाले को क्या कह दिया, बेस। तो टेंजेंट अल्फा अगर मैं निकालूंगा
तो tan अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह क्या है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई बेस की जगह क्या हो जाएगा, b डैश o। इस इक्वेशन को क्या कह दिया, फर्स्ट ना भी कहो, tan अल्फा चाहिए था, हमने बना लिया। tan बीटा के लिए मैं क्या कह रहा हूं, लीस्ट डिस्टेंस वाली बड़ी ट्राइंगल जो है ना वो आपने पकड़नी है। तो बड़े वाली ट्राइंगल को अगर आप पकड़ते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, बीटा। यहाँ पे जो है वो क्या है, ओ डैश है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो बी डबल डैश है, और ये नाम जो है वो क्या है सर, ए डबल डैश है। और ये एंगल जो है सर वो कितना है, 90 है। ये ए डबल डैश, बी डबल डैश, और ये नाम जो है वो क्या हो गया, ओ डैश। और वहां पे जो नाम लिखा है सर वो क्या है, बीटा। सब जानते हैं इतनी बात को। तो tan बीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस। और इसमें अगर हम चर्चा करेंगे तो tan बीटा जो है सर वो क्या बन जाएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर, कौन है परपेंडिकुलर, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बेस। बेस कौन है सर, बी डबल डैश ओ डैश। ये जो नाम है सर ये क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा काम। एम को युवराज हर जगह क्या लिखते थे बेटा, बीटा बाई अल्फा। छोटे एंगल के लिए रितेश जी tan बीटा tan अल्फा। हिमांशु समझ आती है इतनी बात बेटा। tan अल्फा जो है वो हमने लिख लिया, टेंजेंट बीटा जो है वो हमने लिख लिया। बीटा वाली में अजय 2 ट्राइंगल है भाई। अब 2 ट्राइंगल है सर, दूसरी कैसी बनाऊं, दूसरी बेटा वो ले लो जिसमें क्या अवेलेबल है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां तक के काम में अगर आप कोई भी दिक्कत मान रहे हो तो उसको पूछो। ठीक है, तो ये जो काम है कार्तिक, फिर आपने क्या लिखना था, एम किसके बराबर है भाई, टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ, इनकी वैल्यूज रख लेंगे कि m जो है सर वो tan बीटा डिवाइडेड बाई कितना है, tan ऑफ अल्फा है। ये बात जो है मुझे पता है। tan बीटा की वैल्यू सर अभी निकाली आपने, वो किसके बराबर थी, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई ये कौन है, b डबल डैश o डैश। ये वैल्यू थी टेंजेंट बीटा की। बिल्कुल आराम से आपने इस वैल्यू को लिख पाई। ठीक है, इतनी बात। अगली जो बात है विनीत, वो क्या पता है आपको कि सर tan अल्फा निकाला आपने, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई कितना, b डैश o। ये जो नाम है ना वो हमारे पास है। देख लो एक बार कि सर जो टेंजेंट अल्फा है उसकी जो वैल्यू आई है वो आपने रखी है, आर्यन जी जो टेंजेंट बीटा वाली है वो वैल्यू आपने रखी, दोनों वैल्यू आपने रख ली। और बार तो कुछ ना कुछ जो है ना वो आदि कटता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई सा नहीं कट रहा है, तो हम क्या स्टेप लेंगे गौतम, ए बी वाले ऊपर नीचे कर लेंगे, बी ओ वाले और अलग कर लेंगे। इनको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इनको हमने क्या लिख लिया, इनको हमने लिख लिया ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना, ए डैश बी डैश। इसको अलग कर लिया, और इसमें ये बी डैश ओ जो है मेघा वो तो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो बी डैश ओ डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया बेटा, बी डबल डैश ओ डैश। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर है, कोई बात ही नहीं हो रही है मैं यहां तक के काम में तो भाई। ठीक है, आपने टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा बनाए हैं, टेंजेंट बीटा पता है, टेंजेंट अल्फा पता है। उनमें जो कट तो कुछ रहा नहीं है, नहीं कट रहा है तो नितिन आपने क्या करा कि सर ए बी वाले पोर्शन जो उनको अलग डिवाइड कर लिया, और जो बी ओ वाले हैं उनको आपने अलग कर लिया। प्रिंस यहां तक का काम कुछ कहना चाह रहे हो आप, नहीं है जी, ये बात मुझे पता चली। अब अगर मैं इस वाली वैल्यू के बारे में चर्चा करूं, हो गया है काम तो खत्म। ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए ये काम, आईपीस के लिए। किसके लिए ये, आईपीस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताया था, ये क्या लिख दिया था हमने, एम मल्टीप्लाई एम ई, मैग्नीफाइंग पावर फॉर आईपीस। देखो ना कि यहाँ पे जो चीजें वो हमारे पास क्या थी, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए, आईपीस के लिए। इसको हमने क्या लिख दिया है सर, एम ई लिख दिया है। बी डैश ओ, डायग्राम में देखो और देखो बी डैश ओ कौन है, बी डैश कहां है, ये वाला जो है ये क्या रहा, बी डैश है, और बी डैश ओ ये किसके बराबर है, एफ नोट के। और ये कहां है, राइट में। राइट में तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको यहां पे क्या लिख लिया, एफ ओ लिख लिया, डिवाइडेड बाई कौन है, बी डबल डैश ओ डैश। बी डबल डैश ओ डैश किसके बराबर है, डी। लेंस के कहां है वो, लेफ्ट पे है, और लेफ्ट पे है तो वो कैसा लिया जाएगा सर, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का डी। यहां तक की चीजें क्लियर है। एम ई जो है सर वो हमें बताना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। आईपीस का कौन सा केस है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। वो क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ। वो केस जो है वो हमने कर लिया कि यहाँ पे जो आंसर है सर वो क्या हो गया, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या है, एफ। आई पीस की है तो क्या लिख लिया, एफ पी, और ये क्या हो गया, इनटू में माइनस का एफ ओ डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी। आपके सवालों के जवाब तो यही मिल गए कि सर एफ पी जो है वो क्या होना चाहिए, कम, और एफ ओ क्या होना चाहिए, ज्यादा। वो तो केस बन गया। एक सवाल सर आप और पूछ रहे थे कि ये वाला केस बेटर है किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल। उसके बारे में जवाब मिलेगा, अभी पहले इसको ही रिवाइज करते हैं कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, अल्फा एंगल कब लेना है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पे। बीटा एंगल कब लेना है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो चीजें जो है सर वो क्या करनी है, एम
m किसके बराबर है, बीटा बाई, बीटा को क्या लिखा, tan बीटा, अल्फा को क्या लिखा, tan अल्फा। tan बीटा जब मैं लिखना चाहूंगा तो बीटा वाली ट्राइंगल पकड़ी जिसमें क्या आया हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आया हुआ है। अगली जो चीज है सर अल्फा वाली रखी तो उसमें a डैश b डैश डिवाइडेड बाई b डैश, ये तो सिंगल ही थी। इनमें आज पहली बार कट नहीं रही हैं वैल्यूज, तो आपने ए बी वाले पोर्शन को अलग और बीओ वाले को अलग, सिंपल काम करा। ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसके लिए काम हो रहा है, ये आई पीस के लिए हो रहा है। बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी डबल डैश ओ डैश, वो वैल्यू सर एफ ओ है, राइट में मेजर हो रही थी तो पॉजिटिव, वो वैल्यू डी है, लेफ्ट में हो रही थी तो कैसी, माइनस। एक जवाब तो मिल गया कि ये क्या होना चाहिए, कम, और ये क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, उसके जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा और उसकी कैसी थी, कम, ये तो हो चुका है। अब जो सवाल है वो क्या, कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बेटर है कल वाले आंसर से, कैसे बेटर है वो बताना है। तो 1 प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई एफ ई, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का एफ नोट बाई डी। अब आपका मन जो है, आपके मन में जो सवाल है वो क्या, कल वाली जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसकी थी, नॉर्मल एडजस्टमेंट की, आज वाली किसकी है, फाइन एडजस्टमेंट की। ये बेटर है, क्यों बेटर है, इसमें एलसीएम लो भाई। यहां पे पहले अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो काम जो वो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन गया, एफ ई, इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो गया, एफ ई प्लस डी, और इंटू में कितना हो गया, माइनस का एफ नोट बाई डी। समझ आ रही है ये बात। इसमें सिंपल एलसीएम लिया तो ये जो एसी का कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, एफ पी प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना है, एफ पी माइनस का एफ नोट बाई डी। ये काम कर लिया, इसको ऊपर भेजा प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ पी। इन दोनों को अब क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई में है तो दिया, इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, इसको वहां पे कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई है, चेंज कर सकते हैं। तो काम जो है सर वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ पी प्लस डी, यहां पे आपने क्या कर लिया, डी को इस तरफ भेज दिया, और ये जो काम है ये क्या हो गया, माइनस का एफ नोट डिवाइडेड बाई कितना, एफ ई। इस तरीके से काम जो है ना वो मैंने कर लिया, कि काम जो है वो डी को आपने यहां भेजा, एफ पी को आपने कहां भेज दिया, वहां पे। अगर मैं आपसे बात करूं तो कल वाला आंसर जो है ना सर वो बस इतना सा था, कल वाला आंसर क्या था, माइनस का एफ नोट बाई एफ पी। आज मैग्नीफाइंग पावर किसकी है, फाइन एडजस्टमेंट की, तो ये काम क्या बन गया, मैग्नीफाइंग पावर फॉर फाइन एडजस्टमेंट इज इक्वल्स टू, इनको अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, एफ ई बाई डी प्लस डी बाई डी, अलग अलग डिवाइड कर लिया, एफ ई बाई डी, डी बाई डी, और उसको क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, एम, एम का मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, एन का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो आंसर है ये कल बताया था, और ये कल किसके बराबर आ रहा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले के। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पे क्या छोड़ेगा ये 1, तो ये आंसर जो है वो क्या आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट इनटू 1 प्लस एफ ई, और डिवाइडेड बाई कितना है, डी। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले की मल्टीप्लाई किसी से कर रहे हैं, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से क्या है, ज्यादा। जैसे मान लो मैं एम एन को क्या कह देता हूं, एम एन की वैल्यू 5 मान ली, तो ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू बोलो चिराग, 1 से बड़ी कोई वैल्यू 2 मान ली, तो ये जो आंसर है ये कितना हो गया, 2, तो 2 इंटू में 5 करा तो आंसर कितना आ गया, 10। नॉर्मल एडजस्टमेंट का आंसर कितना है, 5, तो जो ये फाइन एडजस्टमेंट वाला आंसर है सर वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। सही है, तो कल आंसर अगर 5 था तो आज आंसर क्या है, 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा है तो वही तो आपकी क्या है, नीड है, क्योंकि कल वाला आंसर क्या था, एम एन, खाली इतना सा आंसर था, आज क्या है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे नंबर से जो नंबर 1 से क्या है, ज्यादा है। कैसे पता 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1 में कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा अगर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर उस वैल्यू को क्या कर देता है, ज्यादा। क्योंकि 5 को 1 से कोई भी नंबर उठा लो, मान लो आप क्या करते हैं, 1.2 भी करते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी भी बात ना करें तो 1.2 अगर करें तो भी आंसर कितना आ रहा है, 6। 5 से आंसर क्या आ रहा है, बड़ा। ठीक है सर, ये 1 से बड़ा ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा 1 में कुछ क्या करना है, ऐड करना है, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो आंसर 1 से क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। दोबारा एक बार देखेंगे इस वाले मैटर को, फिर काम खत्म करते हैं। यहां तक की चीजें सर हमें कल पता चल, ये जो है ये पता चल चुकी हैं कि ये एम ई इंटू एफ ओ बाई माइनस का डी है। ये माइनस क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, ऐसे, तो इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, नीचे की साइड बन रही है। अब अगली जो काम है वो हमने क्या करा, एम ई वाली वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप से ही पता है, माइनस का एफ ओ डिवाइडेड बाई कितना है, डी। ये चीज जो है वो आपने करी, यहाँ पे एलसीएम लिया तो एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई, इन दोनों को इंटरचेंज करा, वो कल वाला आंसर है, इनको अलग अलग करा तो 1 में कुछ ऐड होके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ज्यादा। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कब, फाइन एडजस्टमेंट ज्यादा है, मैग्नीफाइंग पावर किससे,
नॉर्मल एडजस्टमेंट से। ये काम जो है वो आपने करना है। इस काम में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उसको पूछें, डायग्राम तो बाद में बना लोगे, पहले ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ना उसको बना लें। करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लेंगे भाई।